पीएम का मलेशिया दौरा, संस्कृति से कूटनीति तक। इस पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर गुरजीत सिंह, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर सिंह, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, वाइस प्रेसिडेंट ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, हमारे साथ जुड़े हुए। प्रोफेसर पंत, आपका भी बहुत स्वागत है। और एम्बेसडर सिंह, अगर हम आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो देखें कि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, क्या ये उसी का विस्तारित रूप आप देख सकते हैं आसियान के विशेष संदर्भ में, अगर हम देखें मलेशिया के विशेष संदर्भ में देखें, और खासतौर पर कैसे आकलन करेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे का? जी धन्यवाद। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का तो ये बिल्कुल एक पार्ट है ही, क्योंकि मलेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत जरूरी अंश है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री इब्राहिम को कहा था अगस्त में जी, या अक्टूबर में कि मैं इस समय दिवाली के कारण नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन जल्द से जल्द मैं जरूर आऊंगा। तो इस तरह देखिए, पार्लियामेंट के होते हुए एक वीकेंड निकालकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वायदा निभाया है और ये स्टैंड अलोन विजिट की है मलेशिया। नॉर्मली जब भी प्रधानमंत्री आसियान के देशों में जाते हैं तो दो देशों का दौरा होता है कम से कम। ये स्टैंड अलोन विजिट अपना वायदा रखने के लिए है। ये प्रधानमंत्री ने जो आज इंडिया मीन्स ट्रस्ट कहा, सबसे ज्यादा ट्रस्ट तो यही दिखाया कि हम आए। दूसरी बात है कि सिंगापुर और इंडोनेशिया के बाद मलेशिया सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान में। लेकिन हमारे साथ उनकी जो ट्रेड और निवेश की एक पार्टनरशिप है वो दोनों से अलग है। सिंगापुर से अलग है क्योंकि कमोडिटीज भी है, इंडोनेशिया से अलग है क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर्स और फार्मास्यूटिकल्स ऐसी चीजें भी है। तीसरी बात यह है कि मलेशिया भी इस समय बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं हो रहा है और ब्रिक्स में एक सदस्य बनने की बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। इस समय ब्रिक्स पार्टनर कंट्री है। तो ये कई चीजें हैं जो हमें इस समय इकट्ठा कर रही हैं। आसियान और एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो है, लेकिन ये आसियान प्लस पॉलिसी है जो हम मलेशिया के साथ ट्रेड में, डिफेंस में, कल्चर में, डायस्पोरा में इस समय जुटाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर पंत, प्रधानमंत्री ने जब आज अपने जो भारतीय वहाँ पर समुदाय के लोग हैं उनको संबोधित किया, तो साथ में ये भी जोड़ा कि भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं है बल्कि ये एक निवेश और ट्रेड का हब है। किस तरह से भारत की बदलती हुई वैश्विक स्थिति को ये दर्शाता है या वैश्विक हैसियत को दर्शाता है? मैं अगर इसको ऐसे रखूं, कैसे समझाएंगे इसको हमारे दर्शकों को? देखिए, भारत इस समय हम ये सब जानते हैं कि सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश करने में कामयाब रहा है। और एक ऐसे समय जबकि आर्थिक जो हालात हैं दुनिया भर में वो बहुत परेशानीपूर्ण, तनावपूर्ण चल रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन बढ़ रहा है। और अगर आप बड़ी शक्तियों की बात करें, वो सारी बड़ी शक्तियां आर्थिक तनाव से गुजर रही हैं उस समय। और दोनों ही तरफ अगर आप ये देखें कि एक तरफ अमेरिका, जिसको एक ट्रेडिशनल एक गारंटर माना जाता था खासकर साउथ ईस्ट एशिया में, सिक्योरिटी गारंटर, और एक तरफ चीन जिसने कि ट्रेड को वेपनाइज करा है काफ़ी हद तक, और उसको उसको साउथ ईस्ट एशिया में इकोनॉमिक सिक्योरिटी गारंटर के तौर पर देखा जाता था। तो अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, वहाँ पर एक परेशानी का सबब बना हुआ है कि ये जो ग्रेट पावर कंपटीशन हो रहा है इसमें वो सारे देश परेशान हैं, और भारत दूसरी तरफ एक ट्रस्टेड इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर अपने आप को खड़ा करने में सक्षम हो रहा है। जिस तरह से दुनिया में अभी हमने EU के साथ FTA साइन किया है, अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की पहली जो कड़ी है उसमें हम आगे बढ़े हैं। तो जब हम ये देख रहे हैं कि कैसे दुनिया भर की जो बड़ी आर्थिक ताकतें हैं वो भारत को एक हब मानकर आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है वो मैसेज प्रधानमंत्री ने वहाँ भी रखा और मलेशिया
और साउथ ईस्ट एशिया ब्रॉडली ये मैसेज गया है कि सिर्फ अमेरिका और चीन से हटकर अगर हम दुनिया की आर्थिक इस समय साझेदारियों की तरफ ध्यान दें तो भारत और आसियान की और भारत और मलेशिया की जो साझेदारी है उसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और भारत उसमें एक सक्षम तरीके से अपनी जो एक अपना रोल है वो प्ले कर सकता है। मुझे लगता है वो मैसेज प्रधानमंत्री की विजिट से गया है और वो मैसेज सिर्फ मलेशिया तक सीमित नहीं होगा, वो मैसेज पूरे उस क्षेत्र में रेवर्बरेट करेगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज एक बड़े इंपॉर्टेंट समय में प्रधानमंत्री ने दिया है। जी निश्चित तौर पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज इम्पॉर्टेंट समय में दिया है। एम्बेसडर सिंह, अगर हम भारत और मलेशिया के रिश्तों को देखें तो शायद कुछ समय पहले तक या एक दशक पहले तक भी आप कह सकते हैं कि रिश्ते बहुत भारत की बहुत सुदृढ़ मित्रता, अगर मैं कहूँ तो बहुत सुदृढ़ मित्रता के दायरे में नहीं रखा जाता था मलेशिया। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं और आज जिस तरह से कार में ड्राइव किया अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री मोदी को, क्या क्या ये संकेत जाता है, अगर मैं इसको कूटनीतिक भाषा में आपके माध्यम से समझना चाहूं? हम आज की कूटनीति जी, अब जब प्रधानमंत्री मोदी कहीं जाते हैं तो दो तीन चीजें स्पष्ट हो गई हैं। एक, जो उनका रिसीविंग होस्ट होता है ज्यादातर एयरपोर्ट पे आता है उन्हें लेने। जी। दूसरा, अब ये कार डिप्लोमेसी शुरू हो गई है, कार में बैठ के एयरपोर्ट से भी जाएंगे और अगले प्रोग्राम में भी जाएंगे, जैसे वो डायस्पोरा इवेंट में गए। और तीसरा होता है सबसे अव्वल अवार्ड, लेकिन वो हमें देखना है कि मलेशिया में अभी ऐसा कोई सिस्टम है कि नहीं। अब दूसरी बात रही, आपने कहा कि मलेशिया के साथ हमारे संबंध को इतने गहरे नहीं थे। मैं भी समझता हूं कि मलेशिया की जो बेसिक डिप्लोमेसी है उसमें चेंज नहीं है। पाकिस्तान से दोस्ती, जरूरत करने पर कश्मीर का मुद्दा उठाना, जाकिर नायक की एक्स्ट्रेडिशन, ये सब मुद्दे हैं, टर्की और पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना। लेकिन इस प्रधानमंत्री इब्राहिम के दौर में एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बड़ी सक्सेसफुली आगे बढ़ रही है जी। और हमारा रवैया जो मुझे समझ आ रहा है कि जो हमारे कठिन मुद्दे हैं उनको हम पब्लिक में नहीं बोलते हैं। हम समझते हैं कि अगर हमने एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप सक्सेसफुली मलेशिया के साथ कर ली तो वो मुद्दों पे भी उनका असर होगा और वो नरमी दिखानी शुरू करेंगे। तो हम उनको भिड़ नहीं रहे हैं उनसे, हम एक हाथ मिला रहे हैं जहां जहां हाथ मिल सकता है। तो एम्बेसडर सिंह, आगे की राह कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने खुद ही कहा कि कुछ कुछ जरूर ऐसे कंस्ट्रेंट्स थे मलेशिया की तरफ से जिस पर भारत भी शायद उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, आप जैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में रिश्ते सुदृढ़ हो रहे हैं और आज की जिस तरह से आपने वर्णन किया, तो आगे की राह कैसे देखते हैं आप? मेरे को तो आगे की राह बड़ी स्पष्ट और क्लियर नजर आती है, क्योंकि आप देख लीजिए तीन चार बड़ी चीजें। एक तो डीपीआई की बात हो रही है, यूपीआई की बात हो रही है, ये तो आगे बढ़ रहा है जी। दूसरा है कि हमारी जो डिफेंस रिलेशनशिप है उसमें कॉम्प्लीमेंटारिटीज है। अब मलेशिया उनको हाथ पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है ये हमें देखना है। जब तेजस की बारी थी तो वो तेजस टेंडर नहीं जीत पाए, लेकिन और मौके कई आ रहे हैं और हमें वो देखना है। उनकी तरफ से सेमीकंडक्टर की जो एक सप्लाई चेन है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी सेमीकंडक्टर मिशन में आगे बढ़ रहे हैं और ताइवान, जापान, यूएसए ही नहीं, मलेशिया भी हमारा अच्छा साथी बन सकता है। तो इसके ऊपर मैं समझता हूं एक एमओयू जरूर साइन होगा इस विजिट के दौरान। उसके ऊपर आप देखेंगे कि जो निवेश है, भारत का भी निवेश $2 बिलियन से ऊपर है, उनका निवेश $3 बिलियन से ऊपर है। तो ये सिर्फ ट्रेडिंग रिलेशनशिप नहीं है, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल उचित कहा, ये तो एक पूरा इकोनॉमिक पैकेज है और इसको हमें आगे बढ़ाना है जी। बिल्कुल, मलेशिया एक ऐसा देश है जी जैसे सिंगापुर, जहां पर हमारे सीईओ की पार्टनरशिप्स हैं। बाकी आसियान कंट्रीज में हमारे सीईओ की जानकारी इतनी नहीं है, पर सिंगापुर और मलेशिया में है। तो मैं समझता हूं इस मीटिंग के बाद जो सीईओ फोरम होगा, हम देखेंगे कि और नई मुद्दे निवेश के लिए क्या आगे बढ़ते हैं।
जी बिल्कुल, नए मुद्दे निवेश के लिए आगे क्या बढ़ते हैं और जिस तरह से एक कूटनीतिक संबंध, रणनीतिक संबंध बनाने की ओर हम आगे उसको और सुदृढ़ करने की ओर बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर पंत, इसी बात को अगर आगे लेकर जाएं तो चीन की बढ़ती हुई, जिसको कहते हैं कि जो उसका विस्तारित रूप है बाकी देशों को प्रभावित करना, उस बीच में भारत का मलेशिया के साथ बढ़ती नज़दीकी इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को और कितना मजबूत बनाती है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मलेशिया के साथ भारत के संबंध सुधरे। और जैसा एम्बेसडर सिंह ने बोला कि अगर हम इसको प्रैग्मेटिक ट्रांजैक्शनल तरीके से मलेशिया की विदेश नीति में बदलाव ला सकते हैं, तो ये भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी के लिए एक बड़ा बड़ा कदम होगा। क्योंकि अल्टीमेटली आसियान एज एन एंटिटी जो है वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। वहाँ पर जितनी समस्याएं आसियान के सामने आ रही हैं इंटरनल डिसयूनिटी की, और कैसे वो चीन को चैलेंज कर पाए कैसे समय में, जबकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ा रहा है और G2 की बात हो रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप वहां जाएंगे, चीन जाएंगे, और किस तरह के समझौते होते हैं, उससे साउथ चाइना सी पर क्या असर पड़ेगा। और तो मलेशिया एक ऐसा देश है जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम, ये बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं भारत के लिए, और जो कि एक तरह से एक दीवार खड़ी कर सकते हैं चीन के खिलाफ। और चीन जितना ज़्यादा एग्रेसिव हुआ है उसी का नतीजा है कि एक प्रैग्मेटिज्म मलेशिया में हमको देखने को मिला है। तो मुझे लगता है उसको अगर हम आगे ले जाते हैं, ये संबंध और प्रभावशाली बनते हैं, तो भारत की जो हिंद प्रशांत नीति है उसको एक सशक्त पिलर मिलेगा, और आसियान के अंदर भी ज़्यादा क्षमता आएगी कि उनके पास इंडिया जैसा पार्टनर होगा। एक डाइवर्सिफिकेशन जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा सफल होगी, और आसियान एज एन एंटिटी एक इफेक्टिव तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा, चाहे वो चीन के सामने हो या अमेरिका के सामने। तो मुझे लगता है यही प्रैग्मेटिज्म, इनहेरेंट प्रैग्मेटिज्म जिसको हम देख रहे हैं इस विजिट में, वो मुझे लगता है आगे भारत और मलेशिया के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन मुझे लगता है पूरे आसियान के लिए भी इंपॉर्टेंट एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर जी पूरे आसियान के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात हम आपके जरिए समझना चाहेंगे आपके दर्शकों के लिए कि जो आज प्रधानमंत्री का प्रवासियों के साथ संवाद हुआ, उसमें प्रधानमंत्री ने संस्कृति, अर्थव्यवस्था और तकनीक इनका बड़ा जिक्र किया। किस तरह से देखते हैं कि क्या ये भारत की अब समग्र कूटनीति या विदेश नीति का एक रूप है जो ये दर्शाती है प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट्स? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है काफी हद तक पिछले एक दशक में ये बदलाव जो आया है, जिसको हम लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की तरफ गए, और एक्ट ईस्ट में हमने एक होलसम पॉलिसी के तौर पर भारतीय विदेश नीति को आगे बढ़ाया कि वो सिर्फ डिवाइडेड साइलोज में ऑपरेट नहीं कर रही है, कि हम सिर्फ अगर हम आर्थिक रिश्तों की बात कर रहे हैं तो हम सामरिक रिश्तों की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम सिक्योरिटी इश्यूज की बात कर रहे हैं तो हम सांस्कृतिक जो कल्चरल टाइज हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है जो पिछले एक दशक में बदलाव आया है भारत की नीति में साउथ ईस्ट एशिया को लेकर, वो इस अंडरस्टैंडिंग को हमने मजबूत किया है कि हमारे जो संबंध हैं सांस्कृतिक हैं, पीपल टू पीपल टाइज जो हैं, उनको अगर हम सशक्त बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारी आर्थिक नीति पर, हमारी सामरिक नीति पर पड़ता है। और उसी को मुझे लगता है प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं, जब वो डायस्पोरा से बात करते हैं, तो एक होलसम पॉलिसी के तौर पर जब वो भारत की कूटनीति को प्रोजेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा सफलता भारत को मिलती है। और उसी का एक अंश हमने प्रधानमंत्री की स्पीच में देखा, और मुझे लगता है उसी की एक जो रिस्पॉन्स है वो हमको साउथ ईस्ट एशिया से और देशों से मिल रहा है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि कोई भी भारत की विदेश नीति अब सिर्फ आर्थिक या सिर्फ सामरिक मुद्दों से सीमित नहीं रह गई है। जब हम उसको ग्राउंड पर ऑपरेशनलाइज करते हैं तो उसमें सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है, सोसाइटल कनेक्ट है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वो मुझे लगता है हमको दिखाई दे रहा है, जिस तरह से भारत अपनी एक छवि, अपनी एक क्षमता की, एक ट्रस्टेड पार्टनर की छवि को और ज्यादा सशक्त करता नजर आ रहा है। जी निश्चित तौर पर, और प्रधानमंत्री ने इसको बार बार दोहराया भी कि भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं है, बल्कि तकनीक का, ट्रेड का और संस्कृति का, इन चीज़ों का एक हब है। किस तरह से भारत बदल रहा है विकसित भारत के रूप में, इसकी जो धमक है वो दूसरे देशों में भी सुनाई पड़ रही है, और प्रवासी भारतीयों के जरिए तो विशेष तौर पर। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, एम्बेसडर सिंह आपका और प्रोफेसर पंत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।